दोस्तों एम्पायर को छोड़ दे तो जूरा फॉरेस्ट के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सबको मिलाकर ही वेस्टर्न काउंसिल का गठन किया गया था। यहाँ पर क्लियर तो नहीं है कि उन सब का मेन गोल क्या था, बट इतना बताया गया है कि कुछ सर्टेन चुनौतियां थी जिनका सामना वे अकेले नहीं कर सकते थे और शायद इसीलिए उन्हें दूसरे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर इस अलायंस की स्थापना करनी पड़ी। हर महीने इंड्रासिया में काउंसिल की मीटिंग होती है जिसमें अपने अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे लोग शिरकत करते हैं, जिसमें सूखा, महामारी, कुदरती आपदाएं जैसे कई मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। और हाँ, इसमें मॉन्स्टर्स के खिलाफ कदम उठाना भी शामिल है। इन मीटिंग्स में उन हर विषयों पर चर्चाएं होती हैं जो मानव जाति के हित से जुड़ा हो, फिर चाहे वो छोटा मुद्दा हो या बड़ा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि काउंसिल ने एक मीटिंग बुलवाई है जिसमें ये डिसाइड होना है कि जूरा फॉरेस्ट फेडरेशन को एक मित्र देश के रूप में स्वीकारा जाए या नहीं। अब इससे हमें पता चलता है कि ये रिमरू को लेटर मिलने से पहले की और मारिया बेल यूकी और जॉन रोस्टिया की मीटिंग के बाद की बात है। और इस मीटिंग में हम देख सकते हैं कि हिनाटा साकागुची भी शामिल है, जो जाहिर है कि वो यहाँ होली एम्पायर ऑफ रुबेरियस की प्रतिनिधि बनकर आई है। यहाँ पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें टेम्पस को काउंसिल में जगह देनी चाहिए या नहीं। जहाँ एक तरफ कुछ लोग रिमरू को काउंसिल में वेलकम करना चाहते हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो रिमरू और उसकी ताकत से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं किसी वजह से अगर वो गुस्सा हो गया काउंसिल पर या काउंसिल के लोगों पर तो वो कहीं स्टॉर्म ड्रैगन को उनके पीछे ना छोड़ दे। हालांकि एक ने ये भी सवाल उठाया है कि रिमरू सच में इतना पावरफुल है जितना लोग अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ एक मामूली मॉन्स्टर है जो स्टॉर्म ड्रैगन के बलबूते पर उछल रहा है। जबकि एक ने हिनाटा की तरफ देखते हुए एक तर्क रखा कि तुम फिर हिनाटा और रिमरू के बीच जो ड्रॉ वाली लड़ाई हुई थी उसे तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे। यह सुनकर कुछ लोग उससे सहमत होते हुए कहते हैं कि हाँ, डिमल और रिमरू ने क्लियरली अपनी ताकत को दर्शाया है। उन्हें लगता है कि डिमल और रिमरू को अगर छेड़ने की कोशिश की तो हो सकता है कि फाल्मू जैसा इंसिडेंट उनके देश के साथ भी हो। इस बात से एग्री करते हुए एक बुढ़ा कहता है कि ठीक है, इस बात से तो हम सब एग्री करते हैं कि हमें उनकी तरफ दोस्ती का अपना हाथ बढ़ाना होगा, मगर वो चाहता है कि उससे पहले रिमरू को काउंसिल के प्रति अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। दरअसल वो यहाँ टेम्पस के मॉन्स्टर्स को उनकी औकात दिखाना चाहता है। दोस्तों ये बंदा उन कुछ लोगों में से है जो मॉन्स्टर्स को हमेशा ही अपने नीचे समझते हैं। वो लोग आज भी उसी भ्रम में जी रहे हैं कि इंसान ही एकमात्र सुपीरियर रेस है इस दुनिया की। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो टेम्पस की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को लेकर रिमरू पर सवाल उठा रहे थे, ये कहकर कि ऐसा भी हो सकता है कि एक मॉन्स्टर होने के नाते वो लोग वेस्टर्न काउंसिल के गठित किए गए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह न करते हो। मगर उसकी बात को काटते हुए एक बंदा उसे म्यूज का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि उसकी फिक्र उसे करने की जरूरत नहीं है। म्यूज ने जो किया उसका जवाब रिमरू ने बिना किसी भी तरह की हिंसा किए उस मुसीबत का न सिर्फ सामना किया बल्कि उसे सॉल्व भी किया। तो वो यहाँ सभी को इस बात की श्योरिटी देता है कि किसी को भी इस बारे में कोई भी शिकायत नहीं होगी। मगर वो लोग समझ नहीं पा रहे कि रिमरू एक डिमन लॉर्ड होते हुए इंसानों का साथ क्यों चाहता है। ऐसा उन्होंने सिर्फ एक कैजुअल सवाल उठाया। उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि रिमरू ऐसा क्यों कर रहा है और ना ही वहाँ लोगों को इस बात की कोई परवाह है। वो सारे वहाँ बस ये सोच रहे हैं कि उसका यानी रिमरू का फायदा कैसे उठाया जाए। दोस्तों ये सारी बातचीत सुनकर हिनाटा भी बोर हो गई थी, क्योंकि मीटिंग के नाम पर वो लोग यहाँ आए तो हैं मगर इतना सलाह मशवरा लेने के बाद भी वो लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि हिनाटा समझ सकती है कि यहाँ पर कुछ लोगों को रिमरू पर भरोसा क्यों नहीं है, बट उसे लगता है कि अगर ये लोग रिमरू को जानते या थोड़ा भी समझ सकते जैसे कि वो समझती है तो यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर कोई भी मीटिंग ही नहीं होती। जहाँ एक तरफ दोस्तों काउंसिल के सभी मेंबर्स इस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वही हिनाटा नोटिस करती है कि काउंसिल के बड़े देश के मेंबर्स एकदम ही चुप हैं, जिससे हिनाटा समझ जाती है कि वे लोग घर से ही सोच कर आए थे कि उनका इस विषय को लेकर क्या रुख होगा और वो लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं इस संबंधित विषय को अपने तय किए हुए नतीजे पर ले जाने की। वहां तुरंत ही रोस्टिया बोल पड़ा। वो सभी को बताता है कि अगर डीमन लॉर्ड रिमरू उनके साथ अपने संबंध को सुधारना चाहता है तो हमारे पास उन्हें मना करने की कोई भी वजह नहीं है, खास करके तब जब एम्पायर अपनी सरहदों पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। रोस्टिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वो नहीं जानते कि ईस्टर्न एम्पायर उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, मगर हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो लोग एम्पायर की बड़ी और मजबूत मिलिट्री का सामना नहीं कर पाएंगे और यही वजह है कि कई सारे देश एम्पायर के हाथों खत्म हो गए और इसी तरह तो उन्होंने अपने देश का आकार बढ़ाया। वो लोग जानते हैं कि जो ताकत इन सभी वेस्टर्न नेशंस की मिलाकर है उतना भी काफी नहीं होगा एम्पायर से पंगा लेने के लिए, क्योंकि इनमें से कोई भी देश इंपीरियल इन्वेजन के खिलाफ खुद को डिफेंड करने के काबिल नहीं है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी छोटे बड़े देश के प्रतिनिधि पैनिक करने लगते हैं, जिन्हें शांत करते हुए कोई काउंट गाबान नाम का एक नोबल वहां सबको बताता है कि इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है जूरा फॉरेस्ट फेडरेशन। गाबान को लगता है कि ईस्टर्न एम्पायर ने अब तक हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि स्टॉर्म ड्रैगन वहां मौजूद है,
जब तक कि वो गुफा में कैद था तभी भी लोग उसका नाम सुनने भर से ही कांपने लग जाते थे, पर अब जबकि वो आजाद हो चुका है तो स्टॉर्म ड्रैगन एम्पायर के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। उन्हें लगता है कि एम्पायर स्टॉर्म ड्रैगन के होते हुए उन पर हमला नहीं कर पाएंगे, और उन्हें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि स्टॉर्म ड्रैगन अब डीमन लॉर्ड रिमरू के कंट्रोल में है। ये वही डीमन लॉर्ड रिमरू है जो वेस्टर्न काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है। तो गाबान कहता है कि उनके लिए उनके सामने एक सिंपल चॉइस है जिसे चुनना वहां मौजूद किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। रोस्टिया गाबान की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ईस्टर्न एम्पायर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में उन्हें यहाँ एक दूसरे की बात को काटने और शब्दों के बाण चलाने के बजाय इस परिस्थिति से बचने के बारे में सोचना होगा। उनके पास हो सकता है कि अब ज्यादा वक्त ना बचाओ। उसे विश्वास है कि डीमन लॉर्ड रिमरू अगर उनके काउंसिल को ज्वाइन करेगा तो उनकी मिलिट्री और उसकी ताकत का फायदा उन्हें भी होगा। रोस्टिया को पूरा भरोसा है कि रिमरू उनकी मदद जरूर करेगा। फिर दोस्तों वहाँ काउंसिल में सभी लोग अपना अपना विचार रखते हैं और देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी रिमरू के काउंसिल को ज्वाइन करने के विरोध में नहीं है। कलेक्टिवली उन सब का मानना है कि रिमरू ने अपने फेस्टिवल में ये पहले ही कह दिया था कि उसका इंसानों से लड़ने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, उल्टा वो तो इंसानों का साथ चाहता है। तो उनके लिए यही बेहतर होगा कि वो लोग रिमरू को काउंसिल में आने का न्योता दें। जिसके बाद दोस्तों वहाँ वोट के जरिए ये डिसाइड होता है कि वो लोग टेम्पस को काउंसिल में आने के लिए पहले इनविटेशन भेजेंगे। रिमरू के यहाँ आने के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें मेंबर के तौर पर स्वीकारा जाएगा या नहीं। ये सब इसलिए क्योंकि पहले वो लोग रिमरू के इंटेंशंस को समझना चाहते हैं, जिसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों काउंसिल की ये सभा यहीं बर्खास्त होती है। वहां से निकलने के बाद हमें पता चलता है कि हिनाटा काउंसिल के प्लान को समझ गई है। उसे लगता है कि काउंसिल ने यह एम्पायर का सिर्फ नाम लिया है, उन सबको एम्पायर से खतरा है, ये बोल के उन नोबल्स ने बाकी सभी छोटे बड़े मेंबर देशों को अपनी बाटली में उतार दिया जिससे कि उनका रिमरू को इनवाइट करने का प्लान सक्सेसफुल हो सके। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी खतरा नहीं है, खतरा तो है, बट हिनाटा जानती है कि अगर एम्पायर किसी पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उन्हें न कि सिर्फ टेम्पस का बल्कि ड्वार्गोन का भी सामना करना होगा। हिनाटा समझती है कि रास्ते में ऐसे दो बड़े बड़े देशों के होते हुए कोई भी हमला करने की सोच भी नहीं सकता, और अधूरे में पूरा टेम्पेस्ट और ड्वार्गोन मित्र देश हैं, जिसकी वजह से कठिन परिस्थितियों में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बेहद ही सरल तरीके से हो सकता है। तो ऐसे में उसे लगता है कि एम्पायर रैश बिहेवियर अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर दोस्तों एक छोटा सा पैनल है जहां हमें पता चलता है कि कुछ लोग सेशन खत्म हो जाने के बाद हिनाटा से मिलने आए थे। उन्होंने हिनाटा से विनती की है कि वो रिमरू पर नजर रखे ताकि उनमें से कोई भी उसके गुस्से का शिकार ना हो जाए। हिनाटा को दरअसल नोबल्स या उनसे बात करना जरा भी पसंद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो लेडी लूमिनस के कहने पर जबरदस्ती यहाँ आई हुई थी। फिर दोस्तों एक नोबल हिनाटा साकागुची को अप्रोच करता है। यह है इंड्रासिया का प्रिंस एल्ड्रिक और वो यहाँ हिनाटा से एक फेवर लेना चाहता है। वो कहता है कि काउंसिल के अगले सेशन में वो डीमन लॉर्ड रिमरू को टेस्ट करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि वो काउंसिल मेंबर होने के नाते अपनी ड्यूटीज को निभाने के काबिल है या नहीं, या फिर वो काउंसिल में सभी से सलाह मशवरा लेने या उनकी बात सुनने के भी काबिल है या नहीं। तो वो यहाँ ये चाहता है कि काउंसिल की अगली मीटिंग में वो पर्सनली उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि उसे डर है कि अगर कहीं डीमन लॉर्ड रिमरू उसके एक्शंस की वजह से नाराज हो गया तो वो लोग फिर कहीं मुसीबत में न पड़ जाएं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो नोबल कहता है कि उसने हिनाटा के बारे में बहुत कुछ सुना है और ये भी कि कैसे उसने रिमरू से टो टू टो मुकाबला भी किया है, तो वो हिनाटा के साथ देने के बाद ही खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगा। हिनाटा कहती है कि अगर उसे इतना ही डर लग रहा है तो वो उसे टेस्ट ही क्यों करना चाहता है। हिनाटा सजेस्ट करती है कि उसकी जगह अगर वो होती तो ऐसा करने के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचती। पहले तो दोस्तों उन्होंने हिनाटा की बात को मजाक में हंसते हुए लिया, ये सोचकर के हिनाटा यहाँ अपना बड़ापन दिखा रही है। प्रिंस का अटेंडेंट कहता है कि ये एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट है जिसमें उन्हें उसकी मदद चाहिए। जिसके बाद नाराज होकर हिनाटा कहती है कि अगर ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट है तो उन्हें अपनी रिक्वेस्ट ऑफिशियल तरीके से ही प्रेजेंट करनी होगी, यानी पहले उन्हें होली एम्परर से बात करके ये रिक्वेस्ट हिनाटा तक पहुंचानी होगी, तभी जाकर वो इस रिक्वेस्ट को कंसीडर करेगी। और रही बात रिमरू की, तो वो उन्हें बताती है कि वेस्टर्न होली चर्च और होली एम्पायर ने टेम्पस के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन किया है, जिसकी वजह से वो उनकी इस फालतू की रिक्वेस्ट को कंसीडर भी नहीं कर सकती। और जाते जाते हिनाटा उनसे कह जाती है कि अगर उन्हें उनकी और बाकियों की जान की परवाह है तो वो डीमन लॉर्ड रिमरू को टेस्ट करने के बारे में भूल जाएं, क्योंकि मैं रिमरू को जानती हूँ। हिनाटा वैसे प्रिंस से रूड बिहेव नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो समझती है कि किसी भी नोबल की बेइज्जती करना मसले को इंटरनेशनल डिस्प्यूट में बदल सकता है। मगर यहाँ पर हिनाटा को शक है कि प्रिंस का उसे सिक्योरिटी के लिए अप्रोच करना कहीं उनकी किसी प्लानिंग का तो हिस्सा नहीं है। जिसके बाद दोस्तों वो वहां से चली जाती है। फिर दोस्तों अगले पेज पर हमें पता चलता है कि वेस्टर्न काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए रिमरू, बेनीमारू, शुना और सोए यहाँ इंग्रासिया में पहुंच चुके हैं, जहाँ उनके रहने की सुविधा इंग्रासिया के किसी 4 स्टार होटल में काउंसिल की तरफ से की गई है। मगर मीटिंग में हिस्सा लेने से पहले वो लोग थोड़ा कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, जहाँ हम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को नए कपड़ों में देख सकते हैं।
फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए, जहाँ उनकी मुलाकात होती है तुम्हारी भाभी से। हिनाटा आते ही सबसे पहले रिमरू के नए कपड़ों की तारीफ करती है। वो कहती है कि ऐसे ही सेम कपड़े उसने किसी दुकान के चिल्ड्रन सेक्शन में देखे थे। हम देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ शुना और बेनीमारू हंसते हुए रिमरू के नए कपड़ों की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रिमरू बड़ा ही नाराज है उस दुकान वाले पर जिसने उसे बच्चा समझकर ये कपड़े बेच दिए। हिनाटा यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात करने आई है, इसलिए रिमरू सबसे पहले साउंड प्रूफ बैरियर लगा देता है ताकि उनकी बातें उन तक ही रहें। सबसे पहले तो सोहे रिमरू को म्यूज के बारे में बताता है और ये भी कि कैसे किसी ने उसकी नजरों से बचते हुए उस नोबल की खोपड़ी में छेद कर दिया था। सारा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद रिमरू को लगता है कि ये मर्डर किसी स्नाइपर का है। हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन गन मैन्युफैक्चर कर रही है वो है सेरेब्रस, यानी यूकी और डामराडा की ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि जिसने कभी गन के बारे में कुछ सुना ना हो, कुछ देखा ना हो, तो इस दुनिया में उसके लिए ये जानना इम्पॉसिबल है कि कौन सा मर्डर किस गन से कैसे हुआ। रिमरू और हिनाटा को छोड़ दें तो वहाँ किसी को भी पता नहीं है कि गन किसे कहते हैं, तो इसलिए रिमरू थॉट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके उन्हें दिखाता है कि गन क्या होती है। और दोस्तों, रफेल की ये गन वाली बात सुनकर रिमरू को कुछ आइडिया आता है। वो इमेजिन कर रहा है कि कल अगर काउंसिल की मीटिंग में ऐसा कोई हादसा हुआ, यानी उसके बाजू में खड़ा बंदा अगर किसी स्नाइपर का शिकार हो गया, तो वहाँ मौजूद सभी मेंबर्स रिमरू को ही प्राइम सस्पेक्ट मानने लगेंगे, क्योंकि जाहिर है कि उनमें से किसी को भी गन या स्नाइपर की जानकारी नहीं होगी। तो वो लोग तो यही समझेंगे कि उसके बाजू में खड़ा रिमरू ही उसका असली कातिल है। तो वो सोहे को बुलाता है। यहाँ पर रिमरू का प्लान ये है कि वो सोहे की बॉडी डबल्स को पूरे काउंसिल में फैला देगा, जिससे कि उस पर किसी का भी कोई झूठा आरोप ना लगे। फिर ये सारी बातें छोड़कर रिमरू हिनाटा से पूछता है कि काउंसिल ने उसे यहाँ क्यों इन्वाइट किया है, जिसके जवाब में हिनाटा कहती है कि आखिरी बार जब मीटिंग हुई थी तो उसमें डिसाइड हुआ था कि वो लोग टेम्पल्स का एक ऑफिशियल मेंबर के रूप में स्वागत करेंगे, जिसके बाद उसे कल की मीटिंग में उन्हें उनके कुछ सवालों का जवाब देना होगा। वो लोग बस डिमल और रिमरू के इंटेंशंस के बारे में जानना चाहते हैं, मगर हिनाटा उससे वार्न करती है कि वो लोग हर तरह सवाल पूछकर उसे कहीं किसी तरह से फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर उसे ध्यान रखना है कि ऑफिशियल मेंबर बनने की मंजूरी अब तक उसे नहीं मिली है। कल का सेशन खत्म होगा, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें टेम्पल्स को काउंसिल में जगह देनी चाहिए या नहीं। तो हिनाटा उसे यहाँ नसीहत देती है कि उनके बहकावे में आकर वो कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो कुछ भी होगा उसका परिणाम ना कि सिर्फ उसे बल्कि उनके अपने देश रुबेरियस को भी भुगतना होगा, क्योंकि रिमरू और मॉन्स्टर नेशन को रुबेरियस का राजकीय और पब्लिक सपोर्ट दोनों है। जिसके बाद दोस्तों रिमरू हिनाटा को चिढ़ाते हुए कहता है कि अनलाइक यू, उसे इन सिचुएशन से कैसे डील करना है वो जानता है, जिसका हिनाटा ने कैसे जवाब दिया हम देख ही सकते हैं। जिसके बाद हिनाटा रिमरू और वहां बैठे सभी को काउंसिल का वो ईस्टर्न एम्पायर वाला प्लान बताती है, यानी इसका मतलब ये है कि वो लोग टेम्पेस्ट को एज अ शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है रिमरू और उसके मॉन्स्टर नेशन के लिए, क्योंकि ब्लूमन के साथ भी उनके सिक्योरिटी पैक्ट्स हैं, जिसके मुताबिक वो ब्लूमन का हर जंग में साथ देंगे और एक शील्ड की तरह उस देश की हमेशा रक्षा करेंगे। बट ये काउंसिल और एम्पायर का एक अलग ही मामला है। बट रिमरू समझता है कि उन्हें फिलहाल एम्पायर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि एम्पायर के पास 3 रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो लोग वेस्टर्न नेशंस पर हमला कर सकते हैं। पहला है समुद्री रास्ता, जो कॉन्स्टेंटली समुद्री मॉन्स्टर से भरा हुआ होता है। अगर सपोज उनके पास अगर कोई बहुत बड़ा जहाज भी हो जिससे कि वो समुद्री मॉन्स्टर से बचते हुए वहां से निकल सके, तो फिर भी वो लोग समंदर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बड़ा जहाज किसी भी देश के लिए एक आसान टारगेट होगा और कोई भी समझदार इंसान ऐसी जंग नहीं लड़ना चाहेगा जिससे उन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान हो। फिर दूसरा रास्ता है पहाड़ों का, जो ड्वार्गन से होकर गुजरता है। किसी भी राजा के लिए अपनी पूरी आर्मी को पहाड़ों से ले जाना वैसे भी आसान नहीं होता, और अधूरे में पूरा ड्वार्गन के पहाड़ खतरनाक ड्रैगन से भरे हुए हैं। अगर वो लोग किसी तरह वहां से आने की कोशिश करेंगे तो वेस्टर्न नेशंस तक पहुंचते पहुंचते उस आर्मी की ताकत आधे से भी कम हो जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि वो लोग जंग शुरू होने से पहले ही ऑलमोस्ट हार चुके होंगे। तीसरा और आखिरी रास्ता है जोरा फॉरेस्ट का, जहाँ हमारा वेल्डोरा रहता है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट यानी डीमल और रिमरू का इलाका है। तो ऐसे देखा जाए तो एम्पायर के पास फिलहाल ऐसी कोई वजह नहीं है किसी से भी जंग शुरू करने की, मगर सोहे इस बारे में श्योर नहीं है। वो कहता है कि वो लोग भले ही फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर सकते, मगर उनकी हरकतों को देखकर लगता है कि वो लोग जरूर कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं। तो इस पर सोहे डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहता है। हिनाटा भी सोहे की बात से सहमत होकर रिमरू को कहती है कि वो भी इस बारे में अपनी ही एक अलग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, मगर रफेल के अनुसार एम्पायर के लिए ड्वार्गन के पहाड़ों के अंदर से जाने का एक रास्ता खुला हुआ है। तो रिमरू हिनाटा से कहता है कि वो ड्वार्गन के स्ट्रक्चर के बारे में जरा इन्वेस्टिगेट करे। वैसे वहां पर किंग गैजर स्वयं विराजमान है, तो वो श्योर है कि उन्हें वहां से तो खतरा नहीं होगा, मगर जस्ट इन केस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कुछ निकल जाता है तो आगे उन्हें काम आ सकता है।
हिनाटा वहां से जाते जाते रिमरू को एक बार फिर याद दिलाती है कि काउंसिल मेंबर्स रिमरू की मिलिट्री पावर का हर तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहेंगे। तो वो चाहती है कि बजाय गुस्सा करने के वो उनकी बातों को सुने और फिर शांति से फैसला करे कि उसके या उसके देश के लिए क्या सही होगा। फिर दोस्तों हिनाटा रिमरू को एक बार फिर वार्निंग देती है, ये कहकर कि वहाँ कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो वहाँ काउंसिल में कल कुछ प्लान कर रहे हैं। वो यहाँ प्रिंस एल्ड्रिक की बात कर रही है। जिसके बाद वो यहाँ रिमरू को संभल कर रहने के लिए कहती है। जिसके बाद दोस्तों हिनाटा वहाँ से चली जाती है और रिमरू भी वहाँ से निकल जाता है अपने 4 स्टार होटल में आराम करने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing Mr. Brownie, birds I'm flowing Giga drain, my money growing Give me brain war, total soaking Squirtle squad, my boys in the ocean Give me pussy and rubby with lotion We evolved in a caustic commotion Hit the plug with them hyper potions Some hyper potion Yeah Johnny Grove, I'll hit you with